नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई आ रही है। हाथरस केस में सीबीआई एक बार फिर पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है। अब से कुछ देर पहले एसडीएम पिता जो हैं पीड़ित के पिता, छोटे भाई और बड़े भाई को सीबीआई के कैंप दफ्तर लेकर पहुंची थी। सीबीआई की टीम परिवार के सदस्यों से सवाल पूछेगी। इससे पहले कल सीबीआई ने पीड़ित के बड़े भाई से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई पीड़ित के भाई को उसके घर से लेकर अपने कैंप ऑफिस गई थी, जहां उससे पूछताछ हुई। पीड़ित के बड़े भाई के मुताबिक सीबीआई ने कल अपने दफ्तर में सिर्फ घटना के बारे में पूछताछ की। सीबीआई उन लोगों के नाम समन भी जारी कर सकती है जिनका कभी न कभी इस मामले में जिक्र आया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीड़ित के पिता, मौजूद हैं पीड़ित के छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, जिस तरीके से हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया है, अपलोड हो गया है, हाईकोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई है और ख़ासतौर से जो अंतिम संस्कार बिना आपसे पूछे हुए, बिना आप लोगों से पूछे हुए जो अंतिम विदाई दी जाती है वो बिना आपके इच्छा के हुआ, उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज हुआ। क्या हुआ उस दिन हाईकोर्ट में? सबसे पहले तो हाईकोर्ट जज साहब ने कहा कि बेटी का बहुत दुख जताया कि बेटी के संग में बहुत वो किया है, हमें भी दुख है इस बात का। फिर उसके बाद में हमने अपनी जो बातें उन्हें बताई कि बेटी का हमें लास्ट में चल के मुख भी नहीं देखने दिया और इन लोगों ने वो बेटी की बॉडी को जला दिया। तो यही बात वहाँ बताई हम लोगों ने। तो आज 14 तारीख है, पूरे 1 महीने, तो आज काफ़ी अहम दिन है आप लोगों के लिए। आज देखा घर के साफ सफाई भी आप लोग कर रहे थे, आंखों में आंसू भी हैं, आपकी बेटी याद आ रही है? बेटी तो याद आएगी, क्योंकि आंसू जिंदगी भर के मिले हैं। ये चौंके का कहते हैं, खूब बेटी काम करती, डोलती आंगन में, अब वो दिखाई नहीं देती, आंसू तो आएगी। सीबीआई का लाई क्या पूछा सीबीआई ने? फिर आपके बड़े बेटे को भी ले गए। ज़्यादा उन्होंने बात नहीं करी, खाली हमसे पूछा कि क्या कहता आप कहाँ थे उस समय। मैंने कही कि मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, वहाँ कहा कहते सवेरे काम करने के लिए गया। तो उसके बाद की घटना है, तो मेरा बेटा और बहू और बेटी तीनों जने खेत पे गए घास काटने के लिए। तो दोबारा सीबीआई आने के लिए कहा पूछताछ के लिए? हाँ, पूछताछ तो करेंगे बच्चों को, अभी जब तक वो नहीं होगी तो जब तक करेंगे। देखिए, गाइडलाइन है, इसलिए हम पीड़ित परिवार का चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त पिता और भाई दोनों के आंखों में आंसू हैं। आज 1 महीने हो चुके हैं इस पूरे मामले को। 14 तारीख की ही घटना है। आज आपकी भी आंखों में आंसू हैं। बहन याद आ रही है आज? हाँ बिल्कुल, याद तो आ ही रही है। हाईकोर्ट ने उस दिन हाथरस प्रशासन को क्या कहा था? उन्हें यही डांटा था, वो कुछ चीज़ जो हमारी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहे थे आपस में वो लोग, जो चीज़ थोड़ी बहुत हमारी समझ में आ रही थी। तो हमें लगता है कि उन्हें डांट भी रहे थे और उन्हें पूछ भी रहे थे सारी जो घटना है। तो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, उसमें आप न्याय को लेकर आशा जग गई है आपके अंदर? हाँ, थोड़ी सी आशा जगी है कि हमें न्याय मिलेगा। और सीबीआई जिस तरीके से मामले की जांच कर रही है, कल आपके बड़े भाई को, मां को लेकर गई स्पॉट पे, क्राइम स्पॉट पे ले गई, फिर अंतिम संस्कार वाले दिन जहां हुआ था वहां ले गई। हाँ, लेकर के गई थी। आशा जग रही है अब कि न्याय होगा, न्याय मिलेगा? हाँ, देखिए, अगर सीबीआई तो कर ही रही है अपना काम, अभी देखो लगता है हमें थोड़ा सा कि हाँ न्याय मिलेगा। लगता है आपको कि न्याय मिलेगा? सीबीआई ने आपसे भी कोई बातचीत की घर के अंदर? हाँ, पूछताछ करी कि आप मतलब कहाँ पर थे, जो घटना हुई थी। तो मैंने बताया मैं तो यहाँ पे था नहीं गाँव में, मैं तो गाजियाबाद में जॉब करता हूँ, वहाँ पर था, ड्यूटी में था। आपका पूरा डिटेल लिया गया। माँ से क्या पूछा? मम्मी से भी वही, मम्मी से पूछा जहाँ पर घटना हुई थी तो कैसे कैसे हुई, तो मम्मी वहाँ पर भी गई थी। क्योंकि जिस दिन घटना हुई, जिस दिन मम्मी, बड़े भाई आपके और बहन तीनों लोग वहाँ पे चारा काट रहे हैं। हाँ, इन लोगों से वहाँ पर पूछा था जाकर कि मतलब आप लोग कहाँ पर थे, किस साइड आप मतलब काट रहे थे बैठ कर के, और कैसे पता चला, उन लोगों से पूरी जानकारी करी उन लोगों ने।
सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए पीड़ित के पिता और पीड़ित के दोनों भाई को बुलाया है और इसके मद्देनजर जो है लोकल प्रशासन एसडीएम और सीओ की सुरक्षा में इन्हें फिलहाल यहां से 10 किलोमीटर दूर जो सीबीआई ने अपना दफ्तर बनाया है कृषि भवन हाथरस में, वहां लेकर जाया जा रहा है। और तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त कि ये लोग निकल चुके हैं, पीड़ित के दोनों भाई, पीड़ित के पिता, उन्हें लोकल पुलिस और जो एसडीएम है अंजलि गंगवार वो लेकर जा रही हैं, अपनी सुरक्षा में लेकर जा रही है। कोर्ट में पेशी के लिए गए थे पूरा पीड़ित परिवार, उस वक्त भी अंजलि गंगवार एसडीएम और जो सीओ है इलाके के वो लेकर गए थे। उन्होंने बाकायदे 6 काफी गाड़ियों का एक कॉन्वॉय तैयार किया था और उस सुरक्षा में लेकर गए थे। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने फिलहाल इन्हें अपने घेरे में ले लिया है, दोनों भाई और पीड़ित के पिता को। और इस वक्त जो है वो घर के दहलीज को क्रॉस कर रहे हैं। और बीते कल भी जो बड़ा भाई है पीड़ित का, उससे पूछताछ किया था लोकल जो सीबीआई ने पूछताछ किया था। और आज जो है पीड़ित के पिता और छोटे भाई को पहली बार सीबीआई बुलाई है पूछताछ के लिए। और जो बड़े भाई है, जो बड़ा भाई है वो आज दूसरा दिन है। सीबीआई इस पूरे मामले पे ग्राउंड जीरो पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आज तीसरा दिन है। पहला दिन सीबीआई पहुंची, पुलिस के अधिकारियों का बयान दर्ज किया और दूसरे दिन जो है क्राइम सीन पे पहुंची थी, अंतिम संस्कार वाले जगह पहुंची थी। और अब देखिए गाड़ियों में जो है इस वक्त जो है पीड़ित के दोनों भाई, पिता सबको बैठा रही है लोकल पुलिस। यहाँ पर जो इलाके की जो एसडीएम है उनकी गाड़ी सबसे आगे है, आप देख सकते हैं गाड़ियों में उनकी गाड़ी सबसे आगे है इलाके के एसडीएम की। इस तरीके से यहाँ पर काफिला बनाया गया है, सुरक्षा घेरे में पीड़ित के पिता और दोनों भाई को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं एसडीएम की गाड़ी आगे होगी और यहाँ पर ये जो लोकल एसएचओ की जो गाड़ी है, इस गाड़ी में जो है पीड़ित के पिता और पीड़ित के दोनों भाई को बैठा दिया गया है। अंजलि गंगवार निरीक्षण कर रही है इस वक्त किस तरीके से बैठाया गया है। सीओ जो इलाके के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अंजलि गंगवार लगातार निरीक्षण कर रही है कि किस तरीके से बैठाया जा रहा है, उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो पीड़ित के पिता और दोनों भाई को। और बाकायदे जो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो ये इलाके के सीओ सबसे पहले थे। अब एसडीएम जो है अंजलि गंगवार वो अपनी गाड़ी में बैठती हुई, जो गाड़ी है आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, वो ये सीओ की गाड़ी है। सीओ की गाड़ी सबसे पहले इस काफिले में चल रही है। सीओ की गाड़ी के बाद जो है एसडीएम की गाड़ी होगी, सीओ की गाड़ी के बाद एसडीएम की गाड़ी होगी, एसडीएम की गाड़ी के बाद वो गाड़ी है जिसमें पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, जो एसएचओ की गाड़ी है, चंद्रपुर थाने की एसएचओ की गाड़ी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चंद्रपुर थाने की एसएचओ की गाड़ी है और इसी गाड़ी में पीड़ित के पिता और पीड़ित के दोनों भाई को बैठाया गया है, आप देख सकते हैं। और दोनों तरफ जो है पुलिस के जवान है और उसके ठीक जो पीछे एक और लोकल पुलिस की एक गाड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये काफिला है, इस तरीके की काफिले में गया है। 4 गाड़ियों का ये काफिला है। 10 किलोमीटर का सफर तय करना है इन लोगों को। पीड़ित के गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी है जहां पर सीबीआई ने अपना कैंप बनाया हुआ है। तो आज पूछताछ के लिए पीड़ित के पिता को और दोनों भाई को बुलाया गया है। बड़े भाई को जो है आज दूसरी दिन पूछताछ की जाएगी, तब वहीं जो पिता है और छोटा भाई आज उसके साथ पहला दिन पूछताछ करेगी सीबीआई अपने दफ्तर में। इस वक्त 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह हाथरस से इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही साथ नितिन गौतम मथुरा से इस वक्त हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले रुक अमित का। अमित, क्या अभी भी पूछताछ हो रही है परिवार के लोगों से? जी बिल्कुल, पूछताछ शुरू कर दिया गया है। जो पीड़ित के पिता है और दोनों भाई हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इस वक्त जो हाथरस में कैंप सीबीआई ने लगाया है उसी कैंप में पूछताछ हो रही है। और इस वक्त अगर बताएं तो पीड़ित के घर में केवल जो महिलाएं हैं, पीड़ित की मां और पीड़ित की जो भाभी हैं यानी जो घर की बहू हैं, वही केवल मौजूद हैं। तो लिहाजा जो है कल पहला दिन जो है पीड़ित के बड़े भाई से पूछताछ किया गया था, जो क्राइम स्पॉट पे मौजूद थे घटना वाले दिन यानी बीते 14 तारीख को। और आज जो है आज पीड़ित के पिता और दोनों भाई से पूछताछ हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जो है सीबीआई जो है उस मेडिकल टीम से पूछताछ कर सकती है जो कि 14 तारीख को जब घटना वाले दिन जब बयान दर्ज कराने के बाद यहां से जहां इलाज के लिए गई हुई थी जिला अस्पताल में, वहां पर जाकर मेडिकल टीम से पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा सीबीआई जो है आरोपियों का मोबाइल लोकेशन लेने की कोशिश कर रही है और कॉल डिटेल्स लेने की कोशिश कर रही है। तो तमाम साइंटिफिक एविडेंस भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो और एक जानकारी
जानकारी आ रही है कि एफएसएल की टीम जो है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं, वो अभी हाथरस में ही रहेंगे, क्योंकि वो जो है वो तमाम सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि उन्हें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने में सीबीआई को काफी ज्यादा मदद मिल पाए। और इसी वजह से एक बार ये भी उम्मीद की जा सकती है कि एक बार फिर ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट खबर देखिए news18india.com पर। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हाथरस केस में सीबीआई आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। सीबीआई कोर्ट के जरिए हाथरस मामले के सभी आरोपियों की पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। सीबीआई आज इस मामले में चश्मदीदों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई ने इस मामले में सभी आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मांग भी की, ताकि वारदात के वक्त लोकेशन की जानकारी हो सके, और इसीलिए कॉल डिटेल्स भी उनके खंगाले जाएंगे। हालांकि उससे यह भी पता चल जाएगा कि वो लास्ट लोकेशन आखिरकार कहां रही। हाथरस के सच का पता लगाने में जुटी सीबीआई। हाथरस में सीबीआई की जांच हुई तेज। हाथरस में सीबीआई ने बनाया कैंप ऑफिस। सीबीआई की टीम में एसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी। सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती की बड़ी पड़ताल। हाथरस में न्यूज 18 की टीम भी डेरा डाले हुए है, और हमारी टीम ने भी पूरे इलाके में सीबीआई के एक्शन को लेकर पड़ताल की है। पता चला है कि पीड़ित के भाई से सीबीआई की लंबी पूछताछ हुई। पुलिस की तरफ से देरी बनी सीबीआई की चुनौती। हाथरस की पुलिस से सीबीआई करेगी पूछताछ। डॉक्टर भी होंगे सीबीआई के सवालों के सामने। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के मुताबिक सीबीआई की टीम ने मंगलवार से ही जांच का सिलसिला शुरू कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाथरस मामले के मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी गैंगरेप, धारा 307 यानी हत्या की कोशिश और 302 यानी हत्या के साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया है। हाथरस मामले की जांच के लिए एसआईटी की जांच के दौरान ही सीएम योगी ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अपनी जांच के सिलसिले में सीबीआई सबसे पहले सवालों के दायरे में पीड़ित के भाई को लेकर आई, और अब उससे मंगलवार को ही लंबी पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक चली उस पूछताछ में सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा हासिल किया। सामने यही आया कि इस केस में हाथरस पुलिस की तरफ से बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है, और सबसे बड़ी लापरवाही इस केस की जांच में हुई देरी है। और यही बात सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि हाथरस पीड़िता की वारदात के 72 घंटे के भीतर मेडिकल जांच नहीं हुई। घटना के 2 हफ्ते बाद पीड़ित के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए, जिसकी वजह से फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं हो सका। लिहाजा सीबीआई अब सबसे पहले हाथरस पुलिस और उन डॉक्टरों को सवालों के दायरे में लेगी जिनका इस केस से सीधा सीधा लेना देना था। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात सामने आ गई है कि गाइडलाइंस के मुताबिक 96 घंटे के भीतर ही ऐसे मामले में फॉरेंसिक सबूत मिल सकते हैं। ऐसे में मौत से पहले 22 सितंबर को पीड़ित का बयान सीबीआई की तफ्तीश का आधार बन सकती है, जिसमें उसने गैंगरेप का आरोप लगाया था। लिहाजा सीबीआई कोर्ट से चारों आरोपियों की रिमांड कस्टडी की मांग करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ सीबीआई आरोपियों के साथ ही पीड़ित के परिवार से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई का ये भी प्लान है कि पीड़ित की मां से मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलवाया जाए, क्योंकि वो इस मामले की चश्मदीद है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया है कि सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हाथरस पुलिस ने इस मामले को पहले रेप का मामला माना ही नहीं था। शायद इसलिए किसी महिला अधिकारी को भी जांच में शामिल नहीं किया गया, जबकि रेप के मामलों में ऐसा करना बेहद जरूरी होता है। हाथरस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम रविवार की शाम को ही हाथरस पहुंच गई थी। हाथरस पुलिस ने इस बीच जो कुछ भी जांच की और केस डायरी तैयार की, उसे सीबीआई की टीम ने हासिल भी कर लिए हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार को सीबीआई ने मौका मुआयना भी कर लिया और केस का रिक्रिएशन तक करवा डाला। और अब हाथरस में ही सीबीआई की टीम ने अपना कैंप ऑफिस भी तैयार किया है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि सीबीआई की 15 अधिकारियों की टीम अगले कुछ हफ्ते तक हाथरस का सच पता लगाने में जुटी रहेगी।
तो ईडी की एक टीम पीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से मथुरा जेल में पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने ईडी को हाथरस केस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बंद पीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दी है। 5 सदस्यों की ईडी की टीम शाम 4 बजे तक आरोपियों से पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट से चारों आरोपियों अतिकुर रहमान सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट में ईडी ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में पीएफआई की भूमिका का भी जिक्र किया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को चारों से पूछताछ की इजाजत दे दी। तो फिलहाल ईडी की टीम के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं, पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और किस तरीके का कनेक्शन हो सकता है या हाथरस कांड में क्या कनेक्शन रहा होगा इन चारों का, फिलहाल इनसे पूछताछ हो रही है। आपको बता दें ये चारों आरोपी तब पकड़े गए थे जब ये दिल्ली से हाथरस जा रहे थे और इसी बीच मथुरा में इनको गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से कई संदिग्ध चीजें भी मिली थी। फिलहाल जेल में है और फिलहाल कोर्ट ने इजाजत दी है। चारों आरोपी अतिकुर रहमान सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की इजाजत ईडी को मिल चुकी है और कोर्ट ने फिलहाल ये इजाजत ईडी को दी और ईडी के सदस्य इस वक्त मौजूद हैं और वो पूछताछ कर रहे हैं। नितिन, ये पूछताछ का सिलसिला देखिए, ये तो चलना शुरू हो चुका है और कोशिश ईडी की यहाँ पर ये होगी कि क्या क्या तार रहे होंगे, खासतौर पर हाथरस कांड के, जो अब खुलकर सामने आएंगे। क्या वाकई पीएफआई से इनका कनेक्शन रहा है या किस तरीके की बड़ी साजिश ये रच रहे थे? देखिए अर्पिता, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब 5 तारीख को यमुना एक्सप्रेसवे के मार्ट टोल पर इन चारों की गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान पुलिस को ये अंदेशा नहीं था कि जो पकड़े गए चारों युवक हैं वो उनका संबंध पीएफआई से हो सकता है। लेकिन जब पुलिस ने इनसे गहन पूछताछ करी और इनके पास से जो सामग्री मिली थी, उस सामग्री के मिलने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे और उन्होंने तत्काल जो सुरक्षा एजेंसी है उनको इस बात की जानकारी दी। और जानकारी के बाद जब इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसके बाद इनके पास से जो रजिस्टर और जो इनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप जो इनसे बरामद हुआ था, उसके साथ ही जो उन्माद फैलाने वाली जो सामग्री थी वो बरामद हुई थी। उस बरामद सामग्री के बाद सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हुई और उसके बाद से इस मामले में जो विदेशी फंडिंग की बात जो सामने आ रही थी उसको पुख्ता करने के लिए ईडी को लगाया गया। ईडी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है और आज सवेरे ईडी जो है कि 6 सदस्यीय टीम जो है अस्थायी जेल पहुंची है और इन पकड़े गए चारों आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही ईडी के लिए एक सबसे बड़ी अहम जो जानकारी है कि वो इस बात को इनसे जानकारी कर पाए, साक्ष्य से इकट्ठा कर पाए कि किस तरीके से इन्होंने वेबसाइट का निर्माण किया था या वेबसाइट से इनका क्या संबंध है। ये आप हाथरस जा रहे थे तो किस उद्देश्य के लिए जा रहे थे और इनको फंडिंग हो रही थी तो कहाँ से हो रही थी और ये वेबसाइट किसने बनाई थी, कब बनी थी और इसका संचालन कहाँ से हो रहा था। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको ईडी तलाशने के लिए आज मथुरा की अस्थायी जेल आई हुई है और इनसे पूछताछ कर रही है। करीब 6 सदस्यीय टीम जो ईडी के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अस्थायी जेल में इन चारों आरोपियों से जो 5 तारीख को यमुना एक्सप्रेस के टोल प्लाजा से पकड़े गए थे उनसे पूछताछ कर रही है। और अब देखना होगा कि ईडी कितने घंटे इनसे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद ईडी कब जेल के बाहर आती है और क्या इनसे राजू गढ़वा पाती है। जी अर्पिता। ठीक है नितिन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए इस वक्त बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई आ रही है। सीबीआई अपनी जांच के तीसरे दिन आज पुलिस कर्मियों और डॉक्टरों से पूछताछ कर सकती है। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने अपना अस्थायी कार्यालय बनाया है। उप कृषि निदेशक कार्यालय की बिल्डिंग में सीबीआई का कैंप दफ्तर बनाया गया। 15 सदस्यों की टीम पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। टीम में मुख्य रूप से एक एसपी रैंक का अधिकारी और एक एएसपी रैंक का अधिकारी शामिल है। सीबीआई की अधिकारी सीमा पाहुजा मामले की जांच अधिकारी हैं। सीबीआई आज जिला अस्पताल जाकर डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस में फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए। खेत में गई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम। पीड़ित के कपड़ों चप्पल की जांच। देश भर को हिलाकर रख देने वाले हाथरस केस की जांच में फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट की टीम कल सीबीआई की टीम के साथ हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंची और उसने बिना वक्त गंवाए घटना से जुड़े सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हाथरस की घटना को 1 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पीड़ित के गांव पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उन तमाम जगहों पर गई जहां से उम्मीद लग रही थी कि कुछ सबूत मिल सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कुछ सबूत इकट्ठा करने की, क्योंकि ये इस मामले को हुए 1 महीने बीत चुके हैं और सबूत इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती है फॉरेंसिक टीम के लिए।
फॉरेंसिक टीम के लोगों का फोकस उस खेत पर टिका था जहां पर पीड़ित का आरोपियों से आमना सामना होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इसी खेत में 14 सितंबर को आरोपियों ने पीड़ित लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन फॉरेंसिक टीम के विशेषज्ञों के लिए हाथरस मामले में सबूत जुटाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि घटना के पूरे 30 दिन बीत चुके हैं। इतना ही नहीं, किसी को भी घटना वाली जगह आने जाने से नहीं रोका गया। पहले पुलिस की टीमों ने कई बार खेत में छानबीन की, फिर राज्य सरकार की एसआईटी के लोग भी मामले की पड़ताल करने पहुंचे और अब सीबीआई की टीम में शामिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके से सबूत की तलाश में जुटे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी आपराधिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नजर घटना से जुड़े सभी लोगों और जगहों पर है। फॉरेंसिक टीम अभी खेत की घटना वाली जगह पर फिर जा सकती है। फॉरेंसिक टीम पीड़ित के कपड़ों पर लगे धब्बों की जांच करेगी। फॉरेंसिक टीम आरोपियों के कपड़ों की जांच करेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित का शुरुआती इलाज करने वाले डॉक्टरों के बयान ले सकती है। पीड़ित के शरीर पर मिले निशान की भी फॉरेंसिक टीम जांच कर सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंतिम संस्कार करने वाली जगह से भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फॉरेंसिक टीम अभी हाथरस में और कुछ दिन रहेगी और घटना वाले जगह पर जाकर बारीकी से जांच करेगी, तफ्तीश करेगी ताकि उन्हें और सबूत मिल पाए। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम को एक्सपर्ट है कि जो पीड़िता घटना वाले दिन जो कपड़े पहने थी उससे भी उन्हें सुराग मिल सकता है। इन सब के अलावा पुलिस और एसआईटी की टीम ने जो तफ्तीश किए हैं, जो उन्हें सबूत मिले हैं, उसे भी अपने अधिकार में लेगी सीबीआई की टीम। आज हाथरस में सीबीआई टीम की जांच का तीसरा दिन है। एक और सीबीआई इस घटना से जुड़े लोगों से बयान लेने में जुटी है, तो दूसरी तरफ उसके साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट घटना से जुड़ी एक एक चीज की जांच कर मामले की असलियत तक पहुंचने में मदद करेंगे। हाथरस केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाथरस कांड की जांच की निगरानी अपने हाथ में लेने की अपील की। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। हाथरस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और यूपी सरकार चाहती है कि इस तरह का विवाद ना हो, इसलिए जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार के मुताबिक अगर कोर्ट चाहे तो सीबीआई के तय समय में जांच के निर्देश भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने और सुनवाई यूपी से बाहर करवाने के मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर यूपी सरकार ने यह हलफनामा दायर किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के चित्रकूट से। चित्रकूट में एक दलित नाबालिग लड़की की फांसी लगाकर खुदकुशी के मामले ने तूल पकड़ लिया। लड़की के घर वालों का आरोप है कि 4 दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप किया था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। घटना के विरोध में गांव वाले सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। लोगों ने आईजी को मौके पर बुलाने की मांग की। अपर पुलिस अधीक्षक और एसडीएम एडीएम ने फिलहाल लोगों को समझाकर जाम को खुलवाया। हालांकि लड़की का अंतिम संस्कार अभी भी नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर जो सामने आ रही है, फिलहाल लोग जाम लगाए हुए हैं। और आपको बता दें, दरअसल ये मामला चित्रकूट का, जहां एक दलित नाबालिग लड़की की फांसी लगाकर खुदकुशी की जानकारी पुलिस को मिलती है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि 4 दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप किया था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। घटना के विरोध में गांव वाले सड़क पर उतर आए हैं और जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने आईजी को मौके पर बुलाने की मांग की है। अपर पुलिस अधीक्षक और एडीएम ने फिलहाल लोगों को समझाकर जाम खुलवाया है। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अजीत, देखिए, बिल्कुल इस पूरे मसले पर गांव वालों का जो गुस्सा है वो काफी भड़क गया, क्योंकि जिस तरह से किशोरी का शव घर के अंदर लटका मिला और हाथ पैर बंधे थे, उसको लेकर काफी आक्रोशित है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि अब इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस की जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह कार्रवाई नहीं की। लिहाजा अब लोगों का गुस्सा जो है वो अब सड़क पर दिखाई दे रहा है और वो सड़क पर जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाम लगा दिया था, लेकिन अब जो अधिकारी हैं, एडीएम पहुंचे हैं, एसपी सिटी पहुंचे, वो लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीड़ित परिवार है जिसका साफ तौर पर कहना है कि हमें न्याय चाहिए, इस मामले में सभी की गिरफ्तारी और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अर्पिता।
वहीं चित्रकूट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है और इस मामले में 2 पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया। एसपी ने शहर कोतवाल और चौकी प्रभारी को निलंबित किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। ये सूचना मिली कि बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, खरौद गांव की है, और वहां पर जाकर इनके परिजनों से बातचीत की गई और हम लोगों ने इनसे तहरीर प्राप्त कर ली है। इन्होंने मुकदमा लिखाया है अभी, और हम उसको लिख के तहरीर के आधार पर जो धाराएं हैं सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। विवेचना मेरे द्वारा स्वयं की जाएगी, क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा, और जिनके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है? बिल्कुल, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बाकी जिन 2 लोगों की बात की जा रही है उनको अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो अभी तक सूचना ही कहा जा रहा है किशन समेत उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जो परिवार के लोग थे उनको मनाने की कोशिश की गई है। हालांकि जो कोतवाली प्रभारी थे जयशंकर उनको और अनिल साहू जो चौकी इंचार्ज थे, दोनों लोगों को निलंबित कर दिया गया है। डीएम की तरफ से खुद वहां जाकर लोगों को आश्वासन दिया गया। तो निश्चित तौर पर जो घटना है उसको लेकर लोगों का काफी आक्रोश था, लेकिन अब क्योंकि अंतिम संस्कार होना है, अंतिम संस्कार जो परिवार है उनको मना लिया गया और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल। और अजीत रैया आप हमारे साथ। इस बीच यूपी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि यूपी की नाकाम बीजेपी सरकार महिला अपराधों में ये दिखाकर बच रही है कि आपसी संबंधों और रिश्तेदारों के बीच की घटनाएं हैं, न कि अपराधियों द्वारा की जाने वाली। एसपी के समय की कारगर 1090 और यूपी 100 को निष्प्रभावी बनाकर बीजेपी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जनता का हनन कर रही है। वहीं यूपी में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में बड़ी खबर आ रही है। आगरा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ की रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में प्रशासन को इन मामलों में बेहद सख्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इतना ही नहीं, सभी पीड़ित परिवारों की सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि आगरा, चित्रकूट, प्रतापगढ़ की घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन को तुरंत प्रभावी और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौका मुआयना करें, जांच संबंधी कार्रवाई समय से पूरी करें और पीड़ित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। महिला संबंधी अपराधों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में और नाबालिग बच्चों के मामलों को पॉस्को कोर्ट में अभियोजित कराया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवार को तत्काल जरूरी सहायता उपलब्ध कराए जाए, मामले की पैरवी प्रभावी हो ताकि दोषियों को शीघ्र दंड मिले। इसी बीच बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां महिला के गैंगरेप के आरोप और उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस केस में पीड़ित ने गैंगरेप किए जाने का बयान दिया था, लेकिन शनिवार को हुई घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। शनिवार को पीड़ित महिला और उसका बच्चा बंधी हुई हालत में दरअसल एक नदी में मिले थे। बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जबकि महिला गंभीर रूप से जख्मी थी। महिला के परिवार वालों ने भी गैंगरेप की बात कही थी। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पर्दा। सवालों के जाल में उलझा बक्सर केस। बहत्तर घंटे से मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। पीड़ित और उसके परिवार से लगातार पूछताछ। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के बक्सर में हैवानियत की हद पार करने वाली वारदात के बाद न्यूज़ 18 लगातार मामले की जांच पर नजर रखे हुए है। महिला से दरिंदगी और उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक तरफ हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं पीड़ित और उसके परिवार से भी सवाल जवाब का दौर जारी है। लेकिन तमाम पूछताछ और जांच में तेजी के बावजूद शनिवार को हुई घटना के 3 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो पाई है, बल्कि महिला से दरिंदगी और वहशीपन के आरोपों से घिरा यह मामला
ढेर सारे सवालों के जाल में उलझ सा गया है। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि बक्सर केस से जुड़े कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं और मामले को सुलझाने में ये सवाल पुलिस की जांच के लिए अहम पहलू बन सकते हैं। सबसे पहला और अहम सवाल तो ये कि आखिर पीड़ित की मेडिकल जांच होने के 72 घंटे बाद भी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि मामले में डॉक्टर से लेकर अधिकारी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। तीसरा सवाल कि नामजद 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब तक सिर्फ एक ही आरोपी की गिरफ्तारी क्यों हुई। चौथा सवाल ये कि महिला के गायब होने की खबर पर वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पांचवा ये कि बच्चे की हत्या क्यों कर दी गई, क्या बच्चे से कोई राज खुलने का डर था। छठा, क्या महिला के साथ हुई वारदात का कोई चश्मदीद है जो डर की वजह से सामने नहीं आया। और आखिरी सवाल ये कि क्या किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के तीसरे दिन मंगलवार को बक्सर मामले की उच्च स्तरीय जांच हुई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित और पीड़ित परिवार को थाने लाया गया और फिर पहले आरोपियों और फिर पीड़ित परिवार को बक्सर एसपी मुख्यालय ले जाया गया। बक्सर दुष्कर्म मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। ये देख सकते हैं पीड़ित महिला को पुलिस लेकर जा रही है, लगातार पूछताछ हो रही है। इससे पहले जो हिरासत में लिए गए हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनको पुलिस लेकर गई और अब परिवार वालों को लेकर ले जा रही हैं जो इस केस की आईओ हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, महिला हैं। स्पेशल केस है इसलिए महिला पुलिस अधिकारी मामले की जाँच कर रही है। न्यूज 18 की टीम ने पीड़ित परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन घर में ऐसी वारदात होने के बाद अस्पताल और थाने का चक्कर लगा रहा पीड़ित परिवार चुप ही नजर आए। पुलिस सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि क्या सच्चाई है, वहां तक पुलिस पहुंच गई है। परिवार के लोग हमसे बातचीत करना नहीं चाह रहे। आप लोग क्या कहना चाहोगे? बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग कोशिश किए लगातार, लेकिन ये बातचीत नहीं कर रहे। मामले से जुड़े सवाल पूछने पर डॉक्टर से लेकर जांच अधिकारियों तक ने चुप्पी साध रखी है। न्यूज 18 के सवालों पर मामले की जांच अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नीतू प्रिया देख रही हैं, जो कि जांच अधिकारी हैं, महिला जांच अधिकारी हैं, क्योंकि स्पेशल केस है। नीतू जी, कितनी देर में इस पूरे मामले का अनुसंधान पूरा हो जाएगा, अगर आप हमसे बात करना चाहें तो? जी, अब तक मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकी सभी आरोपियों को पकड़ा जाना बाकी है। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जिससे मामले की तह तक पहुंचना आसान जरूर हुआ है। बक्सर दुष्कर्म मामले में लगातार पुलिस की जांच जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं एक आरोपी को यहां से ले जाया जा रहा है, बाकी लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हिरासत में रखा है और उनको लेकर अनुसंधान को पूरा करने का काम किया जा रहा है। मंगलवार को करीब 3 घंटे तक डीआईजी की मौजूदगी में एसपी और जांच अधिकारी ने पीड़ित परिवार और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद बक्सर पुलिस ने मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दावा किया है। अभी सर कांड अनुसंधान अंतर्गत है सर, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं सर। आपको 24 घंटे के अंदर डिटेल बता दिया जाएगा। डीआईजी सर का कुछ निर्देश प्राप्त हुआ है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं सर, जल्दी बता दिया जाएगा सर। सर आपको बता देंगे हम लोग, सर बता देंगे सर। अभी आपको फिलहाल जो है कि कोई इसमें नया अपडेट यही है कि डीआईजी सर का कुछ निर्देश प्राप्त हुआ है, उस निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं सर, हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। जांच के बाद स्पष्ट जो है कि आपको बता दिया जाएगा सर। लेकिन बेटी की हालत से मायूस परिवार के बेबस चेहरों ने बहुत कुछ बयां कर दिया। मामले में अब तक कोई पुख्ता जानकारी न मिलने की वजह से पीड़ित के पिता और भाई निराश नजर आए। कुछ बताया गया है अभी तक? नहीं। क्या कहा गया आप लोग को? कुछ नहीं। आपको? पीड़ित महिला के पिता हैं ये, आपको क्या कहा गया? कुछ नहीं किया गया। तो कोई मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया गया है? कुछ हम लोग का बताया नहीं गया। हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ क्यों रुके हैं? पुलिस ने क्या कहा है? ये बारा हम कह रहल बनी कि माने काहे हम रुकल बनी जी, तो साहब कहतड़ी कि अभी वहाँ बयान देवे के बाद तब जइहन, तो 4-5 दिन तो बयान होता, हमने के कुछ बुझाते। डीआईजी साहब और एसपी साहब से भी आप लोग की मुलाकात हुई थी, कोई बातचीत हुई? क्या उन्होंने पूछा आपसे? कुछ नहीं है, हमने के कुछ बताते नहीं कि जाना, हमने के कोई कहता कुछ। तो आप लोगों ने जो आरोप लगाया है उस पर कुछ बातचीत हो रही है कि पुलिस क्या कह रही है जो आरोप लगाया है आप लोगों ने गैंगरेप का? कुछ हम लोग का मालूम नहीं। हाँ, हम लोग चुपचाप बैठे हुए। न्यूज 18 को मिली खबर के मुताबिक ये मामला शनिवार 10 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे का है, जब महिला बैंक में पैसा जमा कराने घर से निकली थी।
महिला के साथ उसका 5 साल का बेटा भी था, लेकिन देर शाम तक दोनों जब घर नहीं लौटे तो परिवार वाले दोनों की तलाश में जुट गए। रविवार 11 अक्टूबर को सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच नदी से महिला और बच्चा बंधी हुई हालत में मिले। परिवार वालों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद घर वाले पीड़ित मां बेटे को लेकर मुरार पीएचसी पहुंचे, लेकिन पीड़ित की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे बक्सर रेफर कर दिया गया, मगर तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया था। यहां जांच में दावा किया गया कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई। वहीं बिहार में जल्द होने वाले चुनाव के बीच ऐसी वारदात ने राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का मौका दे दिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बक्सर पहुंचे और मामले में डीजीपी और एसपी से बात की। अधिकारियों से मुलाकात के बाद अश्विनी चौबे ने बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच का विषय है और साथ साथ जो गैंगरेप की बात आई है उस पर पूरी प्रशासन जांच कर रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जांच चल रहा है। तो जांच में आंच नहीं होनी चाहिए जी, वो जांच अच्छी तरह हो और जल्दी से जल्दी उस निष्कर्ष पर पहुंचे। हमें विश्वास है कि हमारे पुलिस प्रशासन और इसके बारे में पूरी तहकीकात करके और दूध का दूध पानी का पानी जरूर करेंगे और जो भी दोषी होगा ऐसे गुनाहगारों को सजा मिलेगी। उच्च स्तरीय जांच के बाद बक्सर पुलिस ने जल्द अंतिम कड़ी तक पहुंचने का दावा किया, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक आरोपी ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी सभी आरोपियों की तलाश जारी है। और जब तक बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक बिहार पुलिस के लिए चैन की सांस लेना मुश्किल ही है। लेकिन खून खौलाने वाली इस वारदात ने बिहार के बढ़ते क्राइम ग्राफ से जुड़े कई सवालों को सिर उठाने का मौका दे दिया है। बक्सर केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो चुका है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार